अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगे। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी के एपिसोड 11 की तरफ। तबरेज़ के सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है। अभी 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर 24 घंटे से पहले होश आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोमा में जाने का डर है। या अल्लाह, परवीन बेगम इतना सुनते ही बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने उनके मुंह पर पानी छिड़का था और ग्लूकोज पिलाने को कहा था। तबरेज़ के अब्बू का तो बुरा हाल था। एक ही जगह बैठ गए थे, जैसे कोई पत्थर की मूरत, जिसमें कोई एहसास ही नहीं था। आखिर एक ही बेटा था उनका। मुस्कान और शमा दोनों बैठी रो रही थी। सभी लोग उनको संभालने में लगे थे। परवीन, तुम रोना बंद करो। देखो भाई साहब और मुस्कान का क्या हाल है। हमें तो इस वक्त दुआ करनी चाहिए। शमा की अम्मी भी निढाल बैठी थी। आखिर था तो उनका भी भांजा। सब दुआएं मांगने में लगे थे। काफ़ी रात हो चुकी थी। परवीन, घर चलो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हम सब तो हैं यहाँ, तामिश की अम्मी और फरीदा बेगम ने परवीन से कहा था। नहीं आपा, मैं घर कैसे चली जाऊँ, मेरा बच्चा यहाँ पड़ा है। इतने कहते ही परवीन रोने लगी थी। इमरोज़ बेटा, तुम मुस्कान और शमा को घर छोड़ आओ। यहाँ क्या करेंगी? घर पर बैठकर कम से कम कुछ इबादत ही कर लेंगी। इमरोज़ जा ही रहा था, तभी फूफी और घर के सभी लोग वहाँ आ गए थे। अरे फूफी, आप और जावेद भाई, आबिद भाई? इमरोज़ ने सबको देखते ही पूछा था। वो हम लोगों को खुशबू ने अभी कुछ देर पहले ही फ़ोन किया था। वो बहुत घबराई हुई थी। जावेद इमरोज़ को बता रहा था। ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ तबरेज़ कैसा है? और फूफी ने भी पूछा था। अभी डॉक्टर 24 घंटे तक कुछ नहीं कह सकते। अगर तबरेज़ भाई को 24 घंटे से पहले होश आ जाए तो खतरा टल सकता है। हमारे तबरेज़ को कुछ नहीं होगा, खुदा उसको बिल्कुल ठीक कर देगा। जिसके साथ इतने लोगों की दुआएं हों, खुदा उसको कुछ नहीं होने देगा। फूफी ने इमरोज़ की बात बीच में ही काटी थी। सब बहुत परेशान थे। शादान और उनकी अम्मी भी आई थीं। सब ने तबरेज़ की अम्मी को तसल्ली दी थी। तभी डॉक्टर साहब आए थे। ये क्या भीड़ लगा रखी है? यहाँ भीड़ लगाना अलाउ नहीं है। मरीज़ के पास एक ही शख्स रह सकता है। मरीज़ की ऐसी हालत है, ये देखते हुए एक दो लोग बाहर भी बैठ सकते हैं। तबरेज़ की अम्मी ने डॉक्टर की बात सुनते ही कहा था, मैं रुकूंगी अपने बेटे के पास। नहीं परवीन, तुम घर जाओ, मैं रुक जाता हूँ, तबरेज़ के अब्बू ने अपनी बीवी से कहा था। सब ने अपने अपने रुकने की बात कही थी, लेकिन तामिश ने सबको रुकने को मना कर दिया था। तामिश वहाँ रुक रहा था। आप सब घर जाइए, मैं हूँ यहाँ, तामिश ने सबसे कहा था। तामिश भाई, क्या मैं भाई के पास रुक जाऊँ? मैं सच कहती हूँ, अब नहीं रोऊंगी। मुस्कान अपने आंसू पोंछते हुए कह रही थी। अच्छा तुम रुक जाओ, लेकिन मैं भी यही हूँ, तामिश ने अपनी बात पूरी की थी। अम्मी, ड्राइवर को भेजकर मेरी गाड़ी मंगवा लीजिएगा और घर से गाड़ी भेज देना। शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हमें जाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तामिश ने अपनी जाती हुई अम्मी से कहा था। क्यों इमरोज़, तुम नहीं गए? इमरोज़ वहीं खड़ा था, बाकी सब जा चुके थे, इसीलिए इमरोज़ को देखते ही तामिश ने सवाल किया था। वो मैंने सोचा तुम अकेले परेशान होगे, इसीलिए रुक गया। चलो ठीक है, एक से भले दो, तामिश ने इमरोज़ की बात का जवाब दिया था। सब लोग इमरान के घर ही आए थे। इमरान की अम्मी तबरेज़ के अम्मी अब्बू को अपने घर ही ले आई थी। ऐसी हालत में उन लोगों को अकेला छोड़ना भी गलत था। आफरीन और खुशबू ने देखते ही पूछा था। दोनों तबरेज़ के लिए बहुत फिक्रमंदी से पूछ रही थी। जब तक तबरेज़ को होश नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते। फरीदा बेगम ने दोनों की बात का जवाब दिया था। ये सुनकर आफरीन और खुशबू दोनों परेशान थीं। खुशबू तो अपने कमरे में चली गई थी। उसके पीछे आफरीन भी आई थी। खुशबू बेतहाशा रोई जा रही थी
और कहती जा रही थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तबरेज़ भाई की इस हालत की मैं जिम्मेदार हूँ। खुशबू रोते हुए कह रही थी। खुशबू, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जो कुछ होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। आफरीन उसे समझा रही थी। किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता आफरीन। मेरी किस्मत में अगर शादान लिखा है तो इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता। बस बहुत कुछ हो चुका है मेरी वजह से। बहुत रुला लिया मैंने सबको। अब नहीं, बस अब तो वही होगा जो हो रहा है। ये क्या कह रही हो खुशबू? क्या तुम शादान से शादी कर लोगी? आफरीन ने एकदम खुशबू के बेड से उठते हुए कहा था। हाँ आफरीन, महज अपनी खुशी के लिए सबको तकलीफ पहुंचाना? नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं। खुशबू ने रोते हुए आफरीन की बात का जवाब दिया था। बस अब तो खुदा से इतना ही चाहती हूँ कि खुदा तबरेज़ भाई को जल्द से जल्द अच्छा कर दे। खुदा उनको ज़रूर अच्छा करेगा। इतने लोगों की दुआएं ज़ाया नहीं जाएंगी। तामिश, तुम्हें भाई का कैसे पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है? इमरोज़ तामिश दोनों हॉस्पिटल बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। इमरोज़ तामिश से सारी बातें जानना चाहता था। मैं ज़रा अब्बू के ऑफिस के काम से गया था। वापसी दौरान बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैंने अपनी गाड़ी से उतरकर जायज़ा लेना चाहा तो सामने तबरेज़ भाई ज़ख्मी हालत में पड़े थे और दोनों ड्राइवर भी काफ़ी ज़ख्मी थे। सब उन लोगों को इस हालत में पड़े तो देख रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैं इत्तेफाकन वहाँ पहुँच गया था। मैंने अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी और उनमें से एक गाड़ी थोड़ी ठीक थी। उसको बड़ी मुश्किलों के बाद ब्रेक लगा कर न जाने कितनी बार परेशान हुआ। जब कहीं हॉस्पिटल तक पहुँचा, यहाँ पहुँचा तो डॉक्टरों ने पुलिस की परमिशन के बिना लेने से इनकार कर दिया। मैं बहुत परेशान था। पहले उस खटारा गाड़ी की वजह से काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था और भाई की हालत देखते हुए उनको डॉक्टर की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन डॉक्टर अटेंड करने के लिए इनकार कर रहे थे। तभी कुछ पुलिस वाले यहाँ किसी के पोस्टमार्टम के सिलसिले में आए थे। उन लोगों ने कुछ लिखा पढ़ी की। उसके बाद डॉक्टरों ने तबरेज़ भाई और इन दोनों ड्राइवरों को अटेंड किया। तब कहीं जाकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। इसके बाद मैंने सब घर वालों को इन्फॉर्म किया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब तुम जानते हो। तामिश इमरोज़ को सारी बातें तफसील से बताते हुए कह रहा था। तामिश भाई, क्या हुआ मुस्कान? तबरेज़ भाई ठीक तो है ना? तामिश ने मुस्कान के इस तरह से तबरेज़ के पास से आने की वजह पूछी थी। नहीं तामिश भाई, तबरेज़ भाई की हालत वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन डॉक्टरों ने ये कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लिख कर दिए हैं। उनका कहना है कि ये इंजेक्शन अभी देना बहुत ज़रूरी है। मुस्कान तामिश से दवाई लाने को कह रही थी। मुस्कान, तुम तबरेज़ भाई के पास बैठो और उनका ख्याल रखो। मैं अभी ये दवाइयाँ लेकर आ जाता हूँ। तामिश, मैं भी साथ चलता हूँ। इमरोज़ ने बीच में ही बात काटी थी और वो भी तामिश के साथ जाने को कह रहा था। नहीं तबरेज़, तुम यहीं रहो। किसी भी एक इंसान का यहाँ रहना ज़रूरी है। न जाने फिर किसी की ज़रूरत पड़ गई तो कोई तो होगा यहाँ। अच्छा तुम जाओ, मैं यहीं हूँ, तबरेज़ भाई और मुस्कान के पास। तामिश की बात इमरोज़ को सही लगी थी, इसीलिए इमरोज़ रुक गया था। तामिश जल्दी आना, ये इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है, इमरोज़ ने जाते हुए तामिश से कहा था। इमरोज़, मैं अभी गया और अभी आता हूँ, तामिश ने बाहर जाते हुए कहा था। मुस्कान वहीं इमरोज़ के पास बेंच पर बैठ गई थी और तबरेज़ के लिए बहुत फिक्रमंद थी। उसको खामोश देखकर इमरोज़ ने चुप्पी तोड़ी थी। मुस्कान, तुम फिक्र मत करो, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इमरोज़ ने अपना भारी सा हाथ उसके नाजुक से हाथों पर रखते हुए कहा था। इमरोज़ के प्यार भरे अल्फाज सुनकर अचानक आंखों में भरे आंसू बाहर छलक गए थे। ये क्या मुस्कान, तुम तो रो रही हो। तुम्हें अपने आप को संभालना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो अम्मी अब्बू को कौन संभालेगा? प्लीज़ मुस्कान, वादा करो कि अब नहीं रोगी, वादा करो। इमरोज़ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा था और वादे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। मुस्कान ने भी अपना हाथ उसके हाथ में दिया था। काफ़ी देर हो गई लेकिन तामिश नहीं आया। इमरोज़ फिक्रमंदी से इधर से उधर टहलते हुए कह रहा था। मुस्कान भी यही सोच रही थी।
तभी तामिश आ गया था। देखते ही इमरोज़ ने सवाल किया था, तामिश इतनी देर लगा दी, ये इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है। चलो डॉक्टर साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। तबरेज़ को इंजेक्शन लग चुका था। तामिश इमरोज़ बाहर बैठे थे और मुस्कान तबरेज़ के पास थी। कुछ देर में तामिश और इमरोज़ तबरेज़ की तबीयत का जायज़ा लेने आ रहे थे। मुस्कान वहीं तबरेज़ के बेड के पास एक कुर्सी पर बैठी थी। न जाने जागते जागते कब आंख लग गई। कानों में एक अचानक सी आवाज़ पड़ी थी, जिसकी वजह से आंख खुल गई थी। आंख भी तो शायद अभी ही लगी थी। ये आवाज़ तबरेज़ की थी। तबरेज़ को होश में आता देखकर मुस्कान खुशी से बोलती हुई बाहर आई थी, तामिश भाई, इमरोज़, तबरेज़ भाई को होश आ गया है। ये सुनकर डॉक्टर तबरेज़ के रूम में पहुंचे थे। घर से भी सब लोग आ चुके थे। सबकी दुआएं रंग लाई थीं। तबरेज़ की अम्मी ने तबरेज़ के होश में आने की बात सुनी थी, तभी शुक्राने की नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी। खुशबू और आफरीन भी आई थी। अर्शी तो तबरेज़ के रूम में पहले ही अंदर आ गई थी। तबरेज़ का अपनी बातों से दिल बहला रही थी। सब तबरेज़ से मिलकर हॉस्पिटल के हॉल में बैठे थे, लेकिन आफरीन और शमा तबरेज़ के पास थी। शमा तबरेज़ के ठीक होने पर बहुत खुश थी। तभी खुशबू अंदर आई थी। शमा, आपको आपकी अम्मी बुला रही हैं। हाँ खुशबू, बस मैं जा ही रही थी। ज़रा तबरेज़ को जूस देने लगी थी। शमा ने खुशबू की बात का जवाब दिया था। आप जूस पी लीजिए, फिर मुझे जाना है। शमा तबरेज़ को जूस का ग्लास देते हुए कह रही थी। फिर कब आओगी? तबरेज़ मुस्कुराते हुए कह रहा था, पहले जाऊंगी तभी तो दोबारा आऊंगी। तबरेज़ शमा की बात पर हंसा था। तभी आफरीन बोल पड़ी थी, शमा, तबरेज़ भाई का अभी से ये हाल है तो शादी के बाद तो नज़रों से दूर ही नहीं होने देंगे। आफरीन की ऐसी बातें सुनकर तबरेज़ शमा को शौक़ी भरी नज़रों से देख रहा था। इसके बाद तो शमा का वहाँ रहना दुश्वार हो गया था। वो मुस्कुराती हुई रूम से बाहर चली गई थी। खुशबू बेड के पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई थी और तबरेज़ की तबीयत के बारे में पूछ रही थी। तबरेज़ भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो है ना? हाँ खुशबू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तबरेज़ भाई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। खुशबू इतना कहते कहते रोने लगी थी। अरे अरे खुशबू, ये क्या, क्यों रो रही हो? तुम्हारे इस तरह से रोने पर तो बाढ़ आ जाएगी। तबरेज़ खुशबू को हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशबू और संजीदा हो गई थी और तबरेज़ की सारी शौक़ी छू हो गई थी। खुशबू को इतना मायूस देखकर, खुशबू, मैं तुम्हारी तकलीफ़ अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब पता चलने पर इमरान पर क्या गुजरेगी। मैं अपने यार को कभी दुखी नहीं देख सकता। तबरेज़ की आंखों में आंसू जो बाहर आने के लिए बेचैन थे, लेकिन तबरेज़ ने जल्दी से अपने हाथों से साफ़ किए थे और हंसते हुए कह रहा था, मैं इमरान को लेने अभी जाऊँगा। क्या? ये बात सुनकर आफरीन और खुशबू को कुछ शौक सा लगा था। नहीं तबरेज़ भाई, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरी किस्मत का फैसला तो हो चुका है। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी जल्दी हार मान ली? तबरेज़ ने बीच में ही बात काटी थी। भाई, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए अपनों को अपनों से दूर नहीं कर सकती। पर खुशबू, बस भाई, ये बात अब दोबारा नहीं होगी। आप अपना ख्याल रखेंगे, वादा करिए। खुशबू ने तबरेज़ से वादा लिया था। हाँ, मैं नहीं जाऊँगा। तबरेज़ बड़ी बेदिली से जवाब दे रहा था। आफरीन को इन दोनों की बातों में बोलने का मौका ही नहीं मिला था, या ये कह सकते हैं कि उसने दोनों की बातें सुनकर चुप रहना ही ठीक समझा था। अच्छा भाई, हम लोग अभी चलते हैं, फिर शाम को आएंगे। अर्शी तो शायद बाहर होगी। अच्छा, खुदा हाफिज़। जाते जाते आफरीन और खुशबू ने तबरेज़ से कहा था और रूम से बाहर आ गई थी। सब लोग घर पर ही मौजूद थे। एक दिन बाद सगाई थी, लेकिन ज़हीर और ज़मीर मियाँ ऐसे हालात में ये सगाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन कार्ड बट चुके थे। तभी ज़मीर मियाँ ने अपनी बात सबके सामने रखी थी। इस वक्त शादान की अम्मी और तबरेज़ के अम्मी अब्बू भी थे। मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त जब तबरेज़ की ये हालत है, हम ये सगाई आगे बढ़ाना चाहते हैं। ज़मीर मियाँ ने अपने और अपने भाई की राय सबको बताई थी। लेकिन भाई साहब, तबरेज़ अब ठीक है और कल वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा।
फिर ये सगाई आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। नसीमा बेगम ने अपने दिल की बात बताई थी, जो जल्द से जल्द अपने बेटे की सगाई करना चाहती थीं। और फिर मेरे शोहर और मेरी बेटियां भी आ रही हैं दिल्ली से। ज़हीर भाई और ज़मीर भाई, आप लोगों को अगर एतराज़ ना हो तो मैं कुछ कहूँ? तबरेज़ के अब्बू ने बीच में दखल देते हुए कहा था। हाँ कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? ज़मीर मियाँ ने तबरेज़ के अब्बू से कहा था। मैं और तबरेज़ की अम्मी ये चाहती हैं कि इस सगाई को पोस्टपोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही तबरेज़ की बात, तो वो अब ठीक है और डॉक्टर कल डिस्चार्ज भी कर देंगे। पर हमारा तबरेज़ अभी ठीक नहीं है और हम ऐसे में खुशी कैसे मनाएं? ज़मीर मियाँ बड़े संजीदा होकर कह रहे थे। परवर कुछ नहीं ज़मीर भाई, हमारी खुशबू की सगाई कल ही होगी और तबरेज़ भी सगाई अटेंड करेगा। तबरेज़ के अब्बू ने उन सब की परेशानी दूर करते हुए कहा था। सब लोग तबरेज़ के अब्बू की बात सुनकर खामोश रह गए थे। अब सगाई की तैयारियां हो रही थी, लेकिन तबरेज़ का दिल बहुत बेचैन था। ना जाने इमरान ने क्यों फ़ोन नहीं किया, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। अपने बेड पर लेटे लेटे उसको यही ख्याल आ रहा था। तभी नर्स इंजेक्शन लगाने आ गई थी। तबरेज़ ने इंजेक्शन के लिए अपना बाजू आगे बढ़ाया था। सिस्टर, वो जो 2 पेशेंट मेरे साथ लाए गए थे, वो दोनों अब कैसे हैं? तबरेज़ ने सिस्टर से पूछा था। उसमें से एक के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था तो प्लास्टर बांध दिया गया था और उसके मालिक उसे ले गए। और जो आपका ड्राइवर था, उसको तो थोड़ी चोट लगी थी पैर में। एक्सरे से पहले लग रहा था जैसे उसको भी फ्रैक्चर है, लेकिन बाद में पता चला सिर्फ ऊपरी चोट थी। उसके घर वाले उसको घर ले गए थे। सिस्टर, उनकी दवाई का सारा खर्चा मेरे बिल में जोड़ देना, तबरेज़ ने सिस्टर से कहा था। तबरेज़ साहब, आपके कहने से पहले ही उनका बिल आपके अब्बू ने चुका दिया है, सिस्टर तबरेज़ के सर की पट्टी बदलते हुए कह रही थी। सिस्टर अपना काम करके जा चुकी थी, लेकिन तबरेज़ फिर से इमरान और खुशबू के बारे में सोच रहा था। खुशबू का मायूस चेहरा बार बार नज़रों के सामने आ रहा था। या खुदा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन इमरान का ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई खबर मिली है। कहीं मेरा यार कोई मुसीबत में तो नहीं है? तबरेज़ अपने हाथ से अपना सर मलते हुए सोच रहा था। पता नहीं क्यों इमरान के अम्मी अब्बू को ये ख्याल नहीं आ रहा। शायद वो इस सोच में हो कि इमरान 4 दिनों में ही आ रहा है, पर मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा है? मुझे उसके पास जाना ही होगा। तबरेज़ लड़खड़ाते हुए अपने बेड से उतरा था। घुटने में चोट की वजह से सही से चल नहीं पा रहा था। तभी नर्स दोबारा आ गई थी। अरे तबरेज़ साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? आप बेड से क्यों उतरे? नर्स ने तबरेज़ को संभालते हुए कहा था। सिस्टर, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ, तबरेज़ ने सिस्टर से कहा था। हाँ, मैं उनको अभी बुलाए देती हूँ। सिस्टर ने तबरेज़ को सहारा देकर बेड पर बिठाया था। तबरेज़ साहब, क्या कोई तकलीफ़ है जो आपने मुझे बुलाया है? डॉक्टर ने आते ही तबरेज़ से पूछा था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे याद कैसे किया? मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तबरेज़ अपनी बात डॉक्टर को बता रहा था। पर तबरेज़, आपको हम अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। आपके अम्मी अब्बू भी यही चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। कम से कम 1 हफ्ता आपको यहीं रहना होगा। पर डॉक्टर साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, मैं आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकता, प्लीज़ डॉक्टर। तबरेज़ डॉक्टर को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब मान ही नहीं रहे थे। वो तो मुझे मना करके चले गए थे, पर मुझे जाना ही होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तबरेज़ ने वहीं बेड पर एक चिट्ठी लिखकर रख दी थी और धीरे से बाहर निकल गया था। तबरेज़ टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहा था। पासपोर्ट और पैसे तो उसके पास थे ही। सर, आपकी हालत ठीक नहीं है, आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, फिर आप एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? ड्राइवर कार ड्राइव करते हुए तबरेज़ से पूछ रहा था। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जा रहा हूँ। वहाँ हॉस्पिटल में तामिश और मुस्कान शाम का खाना लेकर आए थे और तबरेज़ को वहाँ ना पाकर परेशान थे। तामिश भाई, पता नहीं भाई कहाँ चले गए। मुस्कान, मैं डॉक्टर साहब से पूछकर आता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। मुस्कान परेशान खड़ी थी। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी चिट्ठी पर पड़ी थी। तभी तामिश भी आ गया था।
डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मुस्कान ने तामिश को देखते ही पूछा था। वो कह रहे हैं कि तबरेज़ भाई ने उनसे जाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर पता नहीं वो कहाँ गए। उन्हें नहीं पता। देखिए, चिट्ठी मिली है तबरेज़ भाई के बेड पर से। मुस्कान ने तामिश को चिट्ठी देते हुए कहा था। आदाब। जिसको भी ये खत मिले उसे ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे इमरान की बहुत फ़िक्र लगी हुई थी, इसलिए मैं अपने यार के पास जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मुस्कान, इमरान भाई तो कनाडा गए हैं ना? तामिश ने मुस्कान से पूछा था। हाँ भाई, इमरान भाई कनाडा ही गए हैं, पर वो तो आज कल में आने ही वाले हैं। अच्छा मुस्कान, तुम मेरा यही इंतज़ार करना, लेकिन किसी को अभी कुछ भी नहीं बताना। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। कनाडा की अभी शाम की एक और फ़्लाइट है। शायद तबरेज़ भाई अभी एयरपोर्ट पर ही हों। और तुम बिल्कुल मत घबराना, मैं अभी जाता हूँ और कुछ भी पता चलते ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा, तामिश ने जाते हुए कहा था। तामिश भाई प्लीज़ जल्दी फ़ोन करना, मुस्कान ने तामिश से कहा था। तबरेज़ वहीं एयरपोर्ट पर था। तभी अनाउंसमेंट हुआ था कि कनाडा की फ़्लाइट आई है। तबरेज़ की फ़्लाइट को अभी कुछ देर थी, इसीलिए इंतज़ार कर रहा था। अनाउंसमेंट सुनकर तबरेज़ बड़ी बेताबी से फ़्लाइट से उतरने वाले लोगों को देख रहा था कि शायद इसी फ़्लाइट में इमरान भी आ जाए, और दिल की हसरत एकदम पूरी हो गई थी। सामने इमरान था। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी में आने वाला नया मोड़ कैसा लगा? अगर दिलचस्प लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।